तो हेडिंग है आपसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पे देखी ना वो ये है, इन्होंने बुक के अंदर दो डेफिनेशन यूज की हुई है, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन्होंने ये बात स्पेशली यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आप लगभग सेम टर्म में मान के चलते हैं, लेकिन उनमें साइन का हल्का सा डिफरेंस होता है। जब आप ये बोलते हैं कि हमारे एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसके लिए साइन क्या आएगा, एंथैल्पी का नेगेटिव आएगा। जब आप साइन नेगेटिव लेके चलते हैं, इसको ध्यान से देखना, मेरे पास एक एटम था, गैसियस स्टेट में है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ये बन जाएगा एनायन। एनायन बनने के बाद ये एनर्जी रिलीज करेगा तो एंथैल्पी हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। कहते हैं कि अगर आप इस प्रोसेस को नेगेटिव एंथैल्पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव एंथैल्पी के साथ पढ़ते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप ये सेम प्रोसेस पढ़ते हो और आप ये बोल देते हो कि इस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज आप पॉजिटिव मान के चलो, पॉजिटिव आप कब मान के चलेंगे, जब आप एटम के बिहाफ पे स्टडी नहीं कर रहे, आप खुद के बिहाफ पे स्टडी कर रहे हैं। कैसे, एटम को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, एटम क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जो एटम ने एनर्जी रिलीज की वो सराउंडिंग्स ने अब्सॉर्ब कर ली, आपने अब्सॉर्ब कर ली। अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो अगर आपने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली तो अपने को बेनिफिट हो गया। तो अगर मैं मेरी टर्म्स में इलेक्ट्रॉन गेन एक्सप्लेन करूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एक सिंपल लाइन में बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम साइन ऑपोजिट लेके चलते हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको एंथैल्पी नेगेटिव बताऊंगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वही एंथैल्पी मुझे पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को करती है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन गेन पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर करती है। ये पूरा गेन करेगी फ्री इलेक्ट्रॉन को। फ्री मतलब उसमें दो बॉन्ड के बीच में शेयरिंग होती है। हाँ जी, ये पूरी होती है। हाँ जी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई भी एंथैल्पी की वैल्यू ले रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो तो एफिनिटी में वो नेगेटिव आएगी, और अगर एफिनिटी में नेगेटिव ले रहे हो यानी कि गेन में वो पॉजिटिव है। सही है। तो एक छोटी सी चीज है जो उन्होंने बताई हुई है। फिर बाद में उन्होंने ये भी बोल दिया कि एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों चीजें मैटर नहीं करती, हम सेम कंसेप्ट को यूज करने के लिए ये दोनों डेफिनेशंस यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। तो मैंने आपको ऐसे ही करवाया था, मैंने मतलब कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज कर लिया और कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर लिया, दोनों मैटर नहीं करते। हाँ, अगर आप डीपली पढ़ रहे हो, कुछ ज्यादा कंसेप्ट ले रहे हो तो इतना ही डिफरेंस आएगा। जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप नेगेटिव यूज करते हो, एफिनिटी के लिए उसमें साइन चेंज कर देते हो, ऑपोजिट साइन ले लेते हो। बात समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे ना इसने कुछ एक एक्सेप्शंस एक्सप्लेन किए हैं, या कुछ एक्सेप्शंस ये मेरे को बताना चाहता है। उसमें बेसिकली ये कंसीडर कर रहा है किसको, नाइट्रोजन को और एक आधी कोई डी ब्लॉक की मेटल को। ठीक है, तो हमने बहुत सारी एक्सेप्शंस लिखी थी, उसमें से एक एक्सेप्शन मैंने आपको ये लिखवाई थी क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो होती है, या मैंने लिखवाया था स्लाइटली पॉजिटिव होती है। तो ऐसा मैंने कुछ करवाया था। इसमें मैंने क्या बोला था, वैलेंस शेल है 2s2 3s2। अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन हमें कहां पे ऐड करना पड़ेगा, 2p या 3p में। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो या तो ये नया शेल फॉर्म ही नहीं करेगा, सॉरी नया ऑर्बिटल फॉर्म ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो, और अगर करेगा नया फॉर्म तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, पॉजिटिव। और इनके लिए मैंने क्या बताया था, इनके लिए मैंने बताया था ये हाफ फील्ड है। ठीक है, तो अगर ये हाफ फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इनकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कैसे खराब होगी, अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों अलग अलग ऑर्बिटल में है अकॉर्डिंग टू हंट रूल।
जब मैं चौथा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा पेयरिंग करवानी पड़ेगी, पेयरिंग करवाने के लिए सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, वहां पर रिपल्शंस क्रिएट हो जाएंगी। इतनी रिपल्शंस नहीं होंगी पर रिपल्शंस पहले से तो ज्यादा हो जाएंगी, उस वजह से ऐड करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये एक्सेप्शन मैंने बताई हुई थी। अब उसने भी यही पूछा हुआ है, लिखोगे क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन लिख। हाँ, मतलब इसमें कंसेप्ट क्वेश्चन वाइज समझाऊंगा मैं आपको, कुछ नई चीज लिखवाने वाली नहीं है, बस एक एक्सेप्शन हमारी इंक्रीज हो गई, बस वो लिखवा रहा हूं। लिखोगे नाइट्रोजन हैव ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी whereas इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए सिंबल क्या बताया था मैंने, यूज कर सकते हो, whereas कार्बन एंड ऑक्सीजन have negative electron gain enthalpies, have negative electron gain enthalpies। क्वेश्चन पेपर में ऐसा थोड़ी आएगा भी एक्सप्लेन करो, वो पेपर में तो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर पकड़ना भी, तो यहां से ऑर्डर ना गलत हो जाए। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो उसके लिए क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये लिखवाया, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है और इन दोनों की नेगेटिव है। तो मतलब जब बढ़िया ट्रेंड चल रहा था तो ये बीच में पॉजिटिव वाला कहां से आ गया, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता है, सही है ना। तो इन दोनों में दिक्कत आएगी नहीं, मतलब ये दोनों तो नेगेटिव शो करेंगे ही करेंगे, ये कौन सा स्टेबल है, लेकिन ये अगर गेन करेगा तो इसकी हाफ फिल स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, इस वजह से क्या होगा, जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, वो सब बता देंगे। अब बात यहाँ पे ये अरेंज कैसे करेंगे इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूं मैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का करने का मतलब ये है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी वो सबसे पहले आएगा, तो सबसे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन की। अपने को ये लगता है पॉजिटिव वैल्यू आने की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ी आ रही है, तो वैल्यू नहीं देखनी अपने को ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा कि अगर अपन इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी, उसमें हमारा डबल नुकसान है। जिस चीज में हमारा नुकसान होगा, हम ह्यूमन बीइंग है, हम सेल्फिश हैं, तो अपना फायदा देखते हैं, जिस चीज में हमारा नुकसान होगा हम वो चीज करेंगे। तो फिर आप यही बोलेंगे कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, आप ये बोलेंगे नाइट्रोजन का मन ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, वो मतलब करना ही नहीं चाहता, तो सबसे कम टेंडेंसी इसकी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की। कार्बन की क्यों होगी, क्योंकि कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो जाएगा फिर तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया आपको, इसमें ये एक्सेप्शन बनती है। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवाने की जरूरत है नहीं है, पर आप लिख लो इसमें ये वाला ऑर्डर, लिखोगे द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी for these three elements is given in increasing order। इसके नीचे लिख लो बस, बाकी ओके। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसमें हो जाएगा ये एक्सप्लेनेशन। ये मतलब पॉजिटिव क्यों है ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, तो इसमें दोबारा नहीं लिखवाना मैं। और ये तो नॉर्मल ही है, इनमें कुछ खास चीज नहीं है, तो इनके लिए बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर या न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर काम कर ही जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, क्वेश्चन ही, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ helium is least positive is
लीस्ट पॉजिटिव ऑफ ऑल नोबल गैसेस, ऑफ ऑल नोबल गैसेस। वाई? तो बच्चे यहां भी ये बात कर रहे हैं स्पेशल नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस की बात आप भी कर लेते हैं। हीलियम से स्टार्ट होती हैं, फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टॉन, फिर आता है ज़ीनॉन और फिर आता है रेडॉन। ये सारी हमारी नोबल गैसेस हैं। इसके बारे में मैं क्वेश्चन आपको पहले लिखवा चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नोबल गैसेस की, वो या तो जीरो होती है या हाईली पॉजिटिव होती है। तो एक बार तो कंफर्म है, सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है। अब जीरो भी हो सकती थी, पर मैं एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बोल रहा हूँ। उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि हीलियम की लीस्ट पॉजिटिव क्यों होती है, ये प्रूव करो। इसका मतलब वो सबकी पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने भी कर लिया, कोई बात नहीं। इन सबकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। इनमें से सबसे कम पॉजिटिव किसकी आती है? हीलियम की। हमारे फैक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में उसने अपने फैक्ट दे दिया, वो फैक्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं। सही है। अब देखो यहां पे बच्चे क्या मतलब कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूं। गलती कहां पे होती है? हमेशा साइन के साथ होती है। मतलब जो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें हैं। अब एक बार सुनो, मेरे पास ना दो एलिमेंट हैं ए और बी। मैं आपका एक बार कंसेप्ट चेक कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं। ए के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई -400, बी के लिए आई -600। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही बताया। अब मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूं। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है? ए की। कैसे पता चला? मैं इसको सिंपल तरीके से बोलता हूं। ये ए है और ये बी है। ये कहता भाई इलेक्ट्रॉन भी लूंगा और 400 रुपये भी लूंगा, और ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन भी लूंगा और 600 रुपये भी दूंगा नहीं लूंगा। तो आप किसकी तरफ अप्रोच करेंगे? जो पैसे कम मांग रहा है। भी अपनी माइंड में ये बात है कि पैसे तो ये मांग ही रहे हैं, फिर कम से कम पैसे तो दें, आप ज्यादा पैसे क्यों देंगे? तो फिर आप इसको अप्रोच नहीं करेंगे, आप इसको अप्रोच करेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ। जिस एलिमेंट की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसलिए बोला इन सब में से हीलियम की वैल्यू जो है वो लीस्ट पॉजिटिव है। लीस्ट पॉजिटिव का मतलब इन सब में से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? हीलियम की है। क्यों? छोटा साइज है, सबसे छोटा, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं बोल सकते वैसे, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन ज्यादा हैं, पर वो मैंने आपको बताया हुआ है ना, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है, लेकिन नहीं वो सब नहीं है। उसमें ज्यादा होंगे। इसमें हाँ, उसमें ज्यादा होंगे, पर अपने को सारे ऑर्बिटल फिल तो नहीं करने, अपने को नेक्स्ट ऑर्बिटल ही देखना होता है। बताऊंगा वो सब चीजें बताऊंगा, दो रीजन बनेंगे, सिर्फ दोनों एक्सप्लेन करूंगा। तो न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, पर आपने क्या बोला था? शेल भी इंक्रीज हो रही है। फिर जो शेल वाला इफेक्ट होता है वो न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर जाता है, तो वो फिर आप देखते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका साइज सबसे छोटा है। छोटा साइज होने की वजह से इसका ये मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा फील करेगा। इस वजह से आप क्या बोलेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या आएगी? लीस्ट पॉजिटिव, सबसे कम में मान जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ पैसे तो सारे मांगेंगे, सबसे कम पैसे ये मांगेगा। पैसे से मेरा मतलब है एनर्जी। सही है। तो इसके लिए आंसर लिखोगे हीलियम इज स्मॉलेस्ट इन साइज and thus has highest tendency to accept an electron than other noble gases. Then comparison वाला THA, then other noble gases. सही है। तो देखो मैं आपको मतलब एक चीज ये बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है, नेगेटिव वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आपको साइन देखना पड़ेगा।
अगर नेगेटिव साइन है तो जिसकी मोर नेगेटिव होगी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, और अगर पॉजिटिव साइन है तो जिसकी लीस्ट पॉजिटिव होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे कंसेप्ट आपको क्लियर है क्योंकि आपने दोनों सही बताए, तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये अपना हीलियम वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैंगनीज है, मैंगनीज Mn डी ब्लॉक आ गया। मैंगनीज है 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, whereas its neighbors कौन से वाला? वो अपन ही पढ़ाएंगे, डी ब्लॉक में पढ़ा अपने कोई भी एक्सेप्ट करेंगे। इट हाँ वो मैंगनीज था, मैंगनीज ये Mn है। क्या बोला मैंने? इट्स नेबर्स क्रोमियम एंड आयरन Cr एंड Fe have negative electron gain enthalpies. तो वही कहानी है जो आप ये वाली कहानी पढ़ रहे थे ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, वैसा वैसा क्वेश्चन ही है। बस ये डी ब्लॉक था, वापस कहां पे आ गए? डी ब्लॉक में। कहता मैंगनीज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है, लेकिन इसके जो पड़ोसी हैं, लेफ्ट वाला पड़ोसी और राइट वाला पड़ोसी, इनकी नेगेटिव है। तो मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, लेकिन मैंगनीज की नहीं है। क्यों? तो मुझे याद आया मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बच्चे ये है, और इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देख के आप समझ गए कि ये इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता। डी ब्लॉक वालों के पास एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए 2 शेल्स अवेलेबल होते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पिनल्टीमेट शेल में और अल्टीमेट शेल में, दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तो बल्कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल वालों के पास तो एक एक ऑर्बिटल ही होता है ऐड करने के लिए, इसके पास तो 2 चॉइस है, चाहे d में ऐड करे चाहे s में ऐड करे। लेकिन मैंगनीज के केस में क्या है? मैंगनीज के केस में s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो s तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इन्वॉल्व होगा तो कौन होगा? d होगा। अब d भी यहाँ पे इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो हाफ फील्ड स्टेबल है। अगर वो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वही, तो सिमेट्री खराब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से रिपल्शन हो जाएगी, तो उसके लिए क्या होगा? फिर ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो सेम एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, समझ जाओगे। आंसर लिख लो, ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, (3d5 4s2) 3d5 4s2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक बात, इसकी नेगेटिव आ रही है, वो कंफ्यूज करेगा। इसमें तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूज करेगा वो। कहते हैं ये स्टेबल है, ये हाफ फील्ड स्टेबल है, ये भी हाफ फील्ड स्टेबल है, तो फिर ये क्यों ऐड कर रहे हैं? इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी स्टेबिलिटी है, ये हाफ फील्ड स्टेबल है, ये भी हाफ फील्ड स्टेबल है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव क्यों आती है? हाफ फील्ड से अच्छी फुली फील्ड। तो ये क्या करेगा? D5 में तो नहीं करेगा, ये कहां पे ऐड करेगा? तो इसका मतलब ये S में ऐड करके S को फुली फील्ड बनाएगा, तो वहां पे स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ सकती है? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ए एंड बी ऐसे करके बोलते हो, या नन ऑफ दीज ऐसा बोल देगा कुछ। तो समझ रहे हो ना, नेगेटिव ही आएगी, कंफ्यूज नहीं होना। चाहे माना स्टेबिलिटी स्टेबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मोर स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल से मोर स्टेबल, तो ये भी जरूरी है। तो लिख लो इसका भी, इसी के अंदर कंटिन्यू आंसर में, क्रोमियम कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन in 4s subshell to make electronic configuration
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन fully filled stable for ns subshell। fully filled किसके लिए हो रहा है? ns के लिए। इसके लिए तो हाफ ही रहेगा। fully filled stable for ns subshell। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेरेपी का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेरेपी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव whereas electron gain enthalpy of nitrogen is positive whereas all other elements of same group have negative electron gain enthalpies, have negative electron gain enthalpies। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब वो अपन इसे लगा सकते थे पर उसमें दिक्कत आ रही है। अभी क्या दिक्कत आ रही है? वो ना सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर ग्रुप सेम है, मतलब सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम ग्रुप के हैं, तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होगी। अगर ये आउटर शेल में हाफ फील्ड है तो ये भी आउटर शेल में हाफ फील्ड है, ये भी वो क्लोजली होगा, वो क्लोजली होगा। न्यूक्लियस से तो क्लोज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। हीलियम की लिस्ट पॉजिटिव थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इन सब की आ रही है नेगेटिव और इसकी आ रही है पॉजिटिव। तो बोलते हैं मतलब हैं तो सारे सेम ग्रुप के ही। अब सेम ग्रुप के हैं तो बिहेवियर भी सेम होना चाहिए। इन चारों का बिहेवियर तो सेम है लेकिन ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर कर रहा है। तो इसकी पॉजिटिव क्यों आती है? छोटा साइज होने की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आप कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 2p में। हीलियम में ऐसा नहीं हो रहा था। हीलियम में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए नया ऑर्बिटल फॉर्म करना पड़ता है, तो उस नए ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा जो आप ऐड करोगे। इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, जिस ऑर्बिटल में आप ऐड कर रहे हो उसमें ऑलरेडी 3 और हैं, तो छोटा साइज होने की वजह से वो क्या करेंगे? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। कौन सी रिपल्शन बताई थी मैंने? 2p इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो उस वजह से क्या होगा? जो नया ऐड हो रहा है उसको दिक्कत आएगी। फिर उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। इनमें साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन फील नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पे इसमें कम फील होगी। हाँ, मतलब इतनी भी नहीं होगी, तो ये एनर्जी भी मान नहीं करेगा, ये एनर्जी देगा ही अपने को। एनर्जी देगा तो वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। सही है? तो इसमें साइज छोटा है। आंसर लिख रहे हैं, लिखोगे ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम, smaller size of nitrogen atom, comma, incoming electron feel ऐसे लिखोगे 2p electron repulsion, 2p electron repulsion from electrons already present, from electrons already present। सही है? इस वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की पॉजिटिव है। तो ये था हमारा बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वैसी कोई भी चीज नहीं है जो अपनी रह रही है। और मैं आपको ये पहले बोल रहा हूँ, ये वाली जो मैं आपको जिससे करवा रहा हूँ ना, ये बुक आपकी प्रिस्क्राइब्ड है IIT जैम के लिए, इवन नेट के लिए भी। हम नेट के लिए इसमें से पढ़ते हैं और इस चैप्टर में से मैं आपको कुछ नहीं छोड़वा रहा, ये सारा चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मतलब चाहे आपका कोई जैम लेवल का क्वेश्चन हो
चाहे नेट लेवल क्वेश्चन हो, इसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अच्छी मतलब तैयारी हो रही है अपनी इस चैप्टर की, है भी इसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आपने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, प्रॉपर्टी नंबर 3 अपनी, जिसमें आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने वैसे कंप्लीट करी है, दूसरी भी अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा आप कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस। हाँ जी, हेडिंग आपकी एटॉमिक रेडियस की। इसमें आपने क्या किया था, एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करने के लिए आपने एटॉमिक रेडियस को 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ा था। आप बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस को प्रॉपर्ली डिफाइन करना है ना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 3 पार्ट्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 तरह का रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस। ये तीनों पढ़े थे आपने। इन तीनों के रिगार्डिंग आपने ट्रेंड बताया था। तो ट्रेंड किसके लिए बताया था, एस ब्लॉक के लिए और पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, पी ब्लॉक वाले के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती थी अपने को, लेकिन वो ऐसा भी मतलब आप स्टडी नहीं कर रहे, पी ब्लॉक के अंदर प्रॉपर देखेंगे। एक बार मैंने आपको जो जनरल ट्रेंड बताया था वही फॉलो कर रहे थे आप। यहाँ पे मैं ऐड क्या करूंगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ट्रेंड मैंने आपको नहीं बताया था, मतलब डी ब्लॉक का, तो वो डी ब्लॉक का ट्रेंड ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको कोवेलेंट रेडियस के अंदर कुछ 1-2 बातें जो है वो ऐड करके बताऊंगा। जैसे आप क्या बोल रहे थे, कोवेलेंट रेडियस का लेना है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ले लो, मतलब जिसके दोनों एटम्स ऐसे आपस में कंबाइन होंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करो, उसका हाफ कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। यही था ना। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक डेफिनेशन देनी है बॉन्ड लेंथ की, वो आपने तब भी पढ़ी थी। सपोज करो मुझे HCl पता करना है, HCl में कितनी बॉन्ड लेंथ है मुझे ये पता करना है। कैसे पता करेंगे, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज इक्वल टू हाइड्रोजन का रेडियस प्लस क्लोरीन का रेडियस, यही होगा। हाइड्रोजन का रेडियस कैसे पता करेंगे, हाइड्रोजन कंबाइन करके हाफ कर दो। क्लोरीन का रेडियस कैसे पता करेंगे, क्लोरीन को ऐड करके हाफ कर दो। पर इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से जो हम निकालते हैं और एक्सपेरिमेंटली जो हमें वैल्यू मिलती है वो दोनों सेम नहीं आ रही, उसके बारे में बात करेंगे पहले। फिर उसके बाद मैं आपको एक ये चीज बताना चाहता हूँ, एटॉमिक रेडियस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम एटॉमिक रेडियस सीधा कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते। कितनी अजीब सी डेफिनेशन है, 2 एटम्स को कंबाइन करो फिर उसका हाफ कर दो, तो हम सीधा ही एक एटम लेके उसका वो 4/3 πr³ वाला फॉर्मूला लगा के क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी है, जिसमें मतलब आपका टॉपिक में ऐड करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम देखना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट पॉइंट है ये, इट इज इम्पॉसिबल टू define atomic radii for isolated atom. For isolated atom, एक सिंगल एटम के लिए आप एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते। सर ये थ्योरी करवाने का क्या फायदा, थ्योरी करवाने का फायदा बच्चे ये है, मान लो आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको एक वो क्या करेगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि एटॉमिक रेडियस के लिए फॉलोइंग फैक्ट है हमारे पास, 2-3 फैक्ट बता देगा। फिर ऑप्शन में क्या बोलेगा, बताओ इनमें से कौन से फैक्ट सही हैं, ओनली AB, ओनली ABC, ओनली C, ओनली D। समझ रहे हो ना। तो मतलब वो क्या करेगा, कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया एटॉमिक रेडियस का, उसके अपने को 3-4 फैक्ट बता दिए, अपने को छांटना है कौन सा फैक्ट सही है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए अपने को नॉलेज होनी चाहिए ना फैक्ट्स की, इसलिए लिखवा रहा। तो हम आइसोलेटेड एटम का, सिंगल एटम का रेडियस कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते, उसके जो सही रीजन है वो बता रहा हूं आपको। पहला पॉइंट है इसमें, बिकॉज में इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट exact position of electrons because orbitals do not have
शार्प बाउंड्री, शार्प बाउंड्री। देखो ऐसा है, मैं आपको एक बार एक लाइन में खत्म करता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं। एटॉमिक रेडियस को हम आइसोलेटेड एटम के लिए क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? इसका एक सिंपल सा रीजन है भैया, एटम का वेव नेचर। एटम का वेव नेचर आने की वजह से क्या हुआ, जो हमने एटम के लिए एग्जैक्ट या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एक्सप्लेन की हुई थी, वो सारे कंसेप्ट हमारे मिट्टी हो गए। वेव नेचर में हम ये बोलते हैं कि वेव नेचर में एटम की कोई लिमिट नहीं है, हम उसकी एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते। अब एटम की बात कर रहा हूं मैं, एटम के लिए प्रॉपर बाउंड्री जो है वो डिफाइन नहीं कर सकता। जब तक बाउंड्री डिफाइन नहीं करूंगा रेडियस कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि अपने को यही करना होता है ना, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो वेव नेचर ने यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारे लिए मुश्किल कर दिया। वेव नेचर के अकॉर्डिंग एटम्स के जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। अब जब हमें यही नहीं पता कि एटम की लिमिट कहाँ तक है, तो उसके लिए मैं अपना रेडियस जो है कैलकुलेट नहीं कर सकता। मेन प्रॉब्लम ये है कि वेव नेचर आ गया। अब वेव नेचर में कौन कौन तंग कर रहा है, पहले मैंने कौन बताया, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। जब ऑर्बिटल ही डिफाइन नहीं कर पा रहे तो शेल डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और जब शेल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब एटम्स का भी साइज डिफाइन नहीं हो सकता। और क्या रीजन है? सेकंड पॉइंट, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन causes indefinite boundaries for spread of electron density. Spread of electron density. पहले मैंने किस पे आरोप लगाया? ऑर्बिटल पे। इनकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती क्योंकि वेव नेचर है। अब दूसरा रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भी तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उनका वेव नेचर हो सकता है। कल मैं आपको बता रहा था कि वैसे आप इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा था, वेव नेचर में हम कौन से टर्म यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी स्प्रेड है। एक इलेक्ट्रॉन की कितनी मैंने बोली थी? 100%। तो वो 100% आप पाउडर मान लो, वो पाउडर की तरह ऐसे स्प्रेड होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां जहां पे पाउडर गिर गया वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। अब जैसे ऑर्बिटल का वेव नेचर है, शार्प बाउंड्रीज नहीं है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मान लूंगा तो क्या डेफिनेशन यूज करूंगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके लिए भी फिर हमारे पास शार्प बाउंड्रीज नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने आपको ना पहले दिन ये बोला था, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी किसी भी रीजन में जीरो नहीं होती। उसका रीजन यही था क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां तक स्प्रेड है हमें पता ही नहीं। इस वजह से आप क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां भी जीरो नहीं है, यहां भी जीरो नहीं है, यहां भी जीरो नहीं है, तो हो सकता है साइज यहां तक हो। समझ रहे हो? तो ये अपने पास अपना कंसेप्ट है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये अपने पास अपना दूसरा केस था। तीसरा, इट इज डिफिकल्ट टू आइसोलेट इंडिविजुअल एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। क्या बोला मैंने? थर्ड, अगर अपने को एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है उसके लिए अपने को एटम्स अकेले चाहिए। ये कौन सा आसान चीज है? हाइड्रोजन नेचर में ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उसको तोड़ के इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट कर भी दूंगा तो वो इंडिविजुअल एटम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो फ्री स्टेट में रहता ही नहीं। आप यही बोलते हैं ना, जो अपना एटॉमिक हाइड्रोजन होता है उसे आप नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में काम आता है। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, तो ये फटाफट कहीं ना कहीं जाके ऐड हो जाएगा। अगर मुझे एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल एटम का, तो पहले मुझे इंडिविजुअल एटम स्टेबल फॉर्म में चाहिए। नोबल गैसेस को छोड़ के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। सर मेटल्स करते हैं, मेटल्स करते हैं ना। आयरन जो है नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? Fe।
आप कभी नहीं लिखते Fe2 Fe3, कभी नहीं लिखते ना। फिर आयरन के लिए निकाल सकते हैं? नहीं। फोर्थ पॉइंट आ गया, ये एक्सप्लेन करेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन near nucleus is influenced by presence of neighboring atoms. Therefore, size of atom changes with change of neighboring atoms. समझ में आ गया? एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है या इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियस के पास, वो किस पे डिपेंड करती है? पड़ोसियों पे डिपेंड करती है। तभी तो आप डेफिनेशन लेके चलते होते हैं, चाहे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ लो, आप बोलते हो एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉलिड वगैरह स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा तो एटम्स मॉलिक्यूल पास होते हैं। फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स कितने डिस्टेंस पे हैं, इस पे भी साइज वेरी करेगा। अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरे एटम्स ज्यादा पास हैं तो साइज चेंज हो जाएगा, अगर वो दूर हो जाएंगे तो एटम को एक्सटेंड करने का मौका मिलेगा, खुद को साइज वैसे चेंज हो जाएगा। तो पड़ोसी भी बड़ा परेशान करते हैं, इस वजह से इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक रेडियस निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। फिर इसलिए आपने कंसेप्ट बना था कोवलेंट रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का, आइडियल रेडियस का। अब आप हेडिंग डाल रहे हो कोवलेंट रेडियस की। कोवलेंट रेडियस लास्ट पार्ट में मैंने आपको बच्चे यही बोला, जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियस के पास, वो डिपेंड करती है दूसरे एटम्स पे भी। अब जैसे मान लो एक ही एटम है और कोई एटम ही नहीं है आसपास, तो जो एटम है उसी का न्यूक्लियस है। अब डेफिनेट बात है उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उसी एटम्स के आ रहे होंगे, क्योंकि एक ही एटम है। लेकिन अगर वहीं पे पड़ोस में 3-4 एटम्स हैं, कुछ ये केस आ गया, मैं इस एटम की बात कर रहा हूँ। अब इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी जरूरी नहीं है ना। हो सकता है वो नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा हो सकता है खुद का ही कर रहा हो। तो इसमें ना अंदाजे वाली बात आ गई, यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी। तो उसने यही बात बोली, कहता है कि एक इंडिविजुअल एटम के पास पड़ोस में कितने एटम्स हैं उस पर भी साइज डिपेंड करता है। अगर पड़ोस में ज्यादा एटम्स होंगे तो साइज जो है वो छोटा हो जाता है। जितने आसपास पड़ोस में कम एटम होंगे उतने हमारे एटम को एक्सपेंड होने का मौका मिलेगा, साइज चेंज हो जाएगा। सिंगल का फाइंड करना इजी नहीं होगा। हाँ जी, सिंगल का फाइंड करना इजी नहीं होगा। सिंगल को फाइंड करना इजी है, तो आपको वही तो बता रहे हैं ना, सिंगल को फाइंड करना इजी है, पर सिंगल हम आइसोलेट नहीं कर पाते क्योंकि पेपर में एटम्स प्रेजेंट है। आपने आयरन को बोला। हाँ जी, आयरन मेटेलिक क्रिस्टल में है ना, बात उसी पे आ जाएगी। आयरन का एटम तो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा तो मेटेलिक क्रिस्टल में मिलेगा। अब उसमें आप कम से कम क्या कर सकते हो, यूनिट सेल ले सकते हो। तो यूनिट सेल में भी देखना पड़ता है कि बीसीसी पैकिंग है, एफसीसी पैकिंग है, उसके अकॉर्डिंग एटम्स आ रहे होते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो Fe बोलने में अकेला एटम है पर एग्जिस्ट में ऐसे मेटेलिक क्रिस्टल ही करता है ना, तो इसलिए वहां पे अकेले भी होते हैं एटम्स। तो क्या लिखा है मैंने अभी, कोवलेंट रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस मैंने आपको करवा दिया था, मैंने बोला था कि 2 सेम एटम्स होते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करो, उसका क्या कर दो, हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये वाली बात करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको भी इंटरव्यू में बताया था ना कि आप बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं। जो आप बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं, कई बारी वो वैल्यू नहीं आती, उससे डेविएट हो जाती है। तो डेविएट कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसी के अंदर है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ in covalent radii
तो ये इसके कंट्रोल है। हाँ जी, कैलकुलेट मोर देन इनकोवेलेंट रेडियस। हाँ जी, इनकोवेलेंट रेडियाई can be done as लिखोगे यहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ AB। तीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे आप बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हो। रेडियस ऑफ A, रेडियस ऑफ B, यही होगा। अगर मुझे AB का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता करना है, मतलब बॉन्ड लेंथ पता करनी है, तो A का रेडियस प्लस B का रेडियस, सिंपल सा तरीका है। फॉर्मूला लिखोगे ये वाला, लिखोगे अगली लाइन में, बट देयर इज large deviations of measured value from expected value of DAB, ये वाला of DAB। हमने सोचा था ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से काम हो जाया करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो हमने एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व किए वो दोनों एटम्स डिफरेंट है। डिफरेंट है तो उससे क्या होगा? उससे ना तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, उस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा अट्रैक्ट है, कम अट्रैक्ट होगा, अभी समझाऊंगा। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दिक्कत आ सकती है, दूसरी दिक्कत आ सकती है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वजह से। जरूरी थोड़ी है कि सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, डबल भी बना सकते हैं और ट्रिपल भी बना सकते हैं। तो अगर ये केस हो रहा है तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर चेंज होने से लेंथ चेंज हो जाती है। ट्रिपल बॉन्ड शॉर्टर होती है, सिंगल बॉन्ड लंबी होती है। एटम अभी भी सेम है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर चेंज होने से वैल्यू चेंज होती है। इस वजह से भी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सेम नहीं आ रही। और तीसरा फैक्टर यहाँ पे क्या हो सकता है? स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है। तीसरा फैक्टर कौन सा रहेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस का। तो ये तीनों फैक्टर हम 1 by 1 डिपेंड करेंगे। लिखोगे दिस, कंटिन्यू अभी लाइन, डेविएशन इज ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेविएशन का पहला रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब ये देखो एक बार, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। HF मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लिया, ठीक है? HF मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HF कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ फ्लोरीन, हमारा जो फॉर्मूला है, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। इस फॉर्मूला से हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 109 पिकोमीटर। तो हमने बोला हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 109। पर जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू आती है 92 पिकोमीटर। सही है? इसका रीजन ये है, हमने जो आंसर दिया, हमने कैसे दिया? हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड को 100% कोवलेंट समझ के। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉन्ड जो है वो 100% कोवलेंट नहीं है, बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया। आयनिक कैरेक्टर कैसे आ गया? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हुआ क्या, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लो। लिखवाऊंगा नहीं ये चीज, पर फॉर्मूला लिखवाऊंगा, मतलब मेन जो बात है, कंसेप्ट जो है वो समझो क्या हो रहा है। बॉन्ड जब स्टार्टिंग में बनती है तो 100% कोवलेंट ही होती है। जब बनने के जस्ट बाद क्या होगा? फ्लोरीन अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा, कहेगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से मैं क्या करूंगा? शेयर पेयर को अट्रैक्ट करूंगा। तो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने की वजह से फ्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस आ रही, आयनिक इंटरेक्शंस। पहले कोवलेंट इंटरेक्शन थी, अब कौन सी आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, उस वजह से दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ज्यादा पास आ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। समझ में आ गया? सिंपल सा कंसेप्ट है। अब बॉन्ड लेंथ आनी कितनी चाहिए थी? इतनी। हमने इतनी प्रेडिक्ट की क्योंकि हमने बॉन्ड को क्या माना? 100% कोवलेंट। बॉन्ड कोवलेंट नहीं होती 100% अगर आपके एटम्स जो है वो हेटेरोन्यूक्लियर है। सही है? तो इसमें फिर क्या होगा? ये जो फॉर्मूला बताया ये गलत बताया, और अगर ये फॉर्मूला गलत है तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन करेंगे। पहले लिखोगे एक बार इसमें, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट लिखवाया ना मैंने, उसमें लिखोगे ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between A and B greater will be the shortening of internuclear distance, उतना ही छोटा हो जाएगा। greater will be the shortening of internuclear distance। ठीक है? Hence corrected formula, ये तो गलत हो गया ना, तो corrected formula for calculation of DAB is given by Shoemaker, सच में SHOE, Shoemaker and Stevenson, Stevenson, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी नहीं है। अगर मतलब कह रहे हैं ना भी टॉप का पेपर आया तो शायद ये पूछ लेंगे, न्यूमेरिकल तो आएगा ही नहीं, इस पे अगर आएगा तो क्या आएगा? फॉर्मूला ही आएगा। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है DAB is equal to radius of A plus radius of B minus 9 into electronegativity difference of the two atoms। ये वाला फैक्टर ऐड हो गया, इसको लिख लो। बताऊंगा अभी, मतलब लिखवाने की जरूरत नहीं है, बता के काम चलेगा। ठीक है जी? तो पहले आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे? इसको छोड़ दो, इतना ही लगा रहे थे। इतना लगाने से क्या आंसर आ रहा था? 109। आना कितना चाहिए था? 92। फिर अपन ने करेक्टेड फॉर्मूला लगाया। करेक्टेड फॉर्मूला लगाने पे HF की कैलकुलेटेड वैल्यू हमें मिली ये, which is closer than the experimental value, closer to the experimental value। सिर्फ इसी के लिए नहीं, HCl के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए पहले हम प्रेडिक्ट कर रहे थे 136, आनी चाहिए थी 128। ये वाला फॉर्मूला लगाया, वैल्यू आई 127.9, क्लोजर। HBr के लिए हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी 142, हमने कैलकुलेट की थी 151 ऊपर वाले फॉर्मूला से। नीचे वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट की, आंसर आ गया 145.7, 144.7। तो 2 पिकोमीटर का फर्क आया, कुछ खास फर्क नहीं है। पहले 9 का फर्क था, 2 का हो गया। तो वैल्यूज जो है वो क्लोजर मिलनी स्टार्ट हो गई इस फॉर्मूला से, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। बाद में इसको भी इंप्रूव किया गया। अभी जैसे मैंने HBr का एग्जांपल लिया, HBr में आनी कितनी चाहिए थी? इस फॉर्मूला से कितनी आ रही है? अभी भी थोड़ा फर्क है ना, इसको फर्दर इंप्रूव किया, वो पोर्टर फील्ड ने इंप्रूव किया था, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को यूज करते हैं। बुक्स में आपको जो डाटा दिया होगा ना, जब आपको रूमिया में दूंगा नोट्स वगैरह पढ़ोगे, इसी फॉर्मूला का डाटा दिया होगा। जो इसका इंप्रूव्ड वर्जन, उसका कोई डाटा नहीं है। इंप्रूव्ड वर्जन में कुछ नई चीज नहीं है, यहाँ 7 कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये पोर्टर फील्ड ने बताया था, पहले वाले यूज करते हैं, हो जाएगी इंप्रूवमेंट।
फर्स्ट इंप्रूवमेंट है ये। सेकंड पॉइंट बनाओगे बॉन्ड ऑर्डर का। आप यहां पे रीजन दे रहे थे ना, 3 रीजन थे जिस वजह से वैल्यू डेविएट होती है। पहला रीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा रीजन क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें लिखोगे we know triple bond is the shortest followed by double bond and single bond। हाँ जी, ये डबल ट्रिपल छोड़ो एक बार। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटी क्यों होती है, ओवरलैपिंग की वजह से। सिग्मा बॉन्ड या बोलो सिंगल बॉन्ड कैसे बनती है, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। ये मैंने बताया था उसमें भी आपको, हेलो मिला रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं। तो इसमें यही होता है, हेलो मिलाओगे ना इसे, ऑर्बिटल दूर दूर है। पाई बॉन्डिंग में क्या होगा, ऑर्बिटल पास पास आ जाती है। ऑर्बिटल दूर दूर है, लेंथ लंबी, ऑर्बिटल पास पास आगे, लेंथ छोटी। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा के साथ साथ पाई भी इन्वॉल्व हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोजर आ जाती हैं, साइज क्या हो जाता है, छोटा। ये एक्सप्लेनेशन आती नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है, शॉर्टर, फिर डबल और फिर सिंगल। अब बात यहाँ पे ये है, सपोज करो मैं कार्बन कार्बन की बात कर रहा था। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लेंथ सबसे ज्यादा आएगी। डबल बॉन्ड होने पे लेंथ कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड होने पे लेंथ और कम हो गई। ये कम होने पे कितनी आएगी वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है। फिर से फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, पर अपन नॉलेज के लिए लिख रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप लिखोगे पॉली, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही, पॉली प्रपोज्ड relationship between bond length and bond order आपको सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ पता है, ट्रिपल बॉन्ड का निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है ये बताया ना मैंने। क्या फॉर्मूला है, dn is equal to d1 71 log n। dn is equal to d1 minus 71 log n। ये dn क्या है यहां पे, इंटर, चलो बॉन्ड लेंथ लिख देते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ nth ऑर्डर। मतलब सेकंड वाली निकाल रहे हो, 2 वाली निकाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अगर डबल बॉन्ड है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और 3 है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो 3। यहां पे तो आपको ये पुट करना है कौन सा निकाल रहे हो। ये d1 कौन सी है, बॉन्ड लेंथ ऑफ फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जब दोनों आइटम्स में सिंगल बॉन्ड थी तब। तो d1 है हमारे पास बॉन्ड लेंथ ऑफ 1 ऑर्डर। मैंने बोला था ना सिंगल बॉन्ड ही पता होनी चाहिए, जिसकी निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू। n यहाँ पे क्या है, बॉन्ड और डबल है तो 2 आ जाएगा, ट्रिपल है तो 3 आ जाएगा। तो एक सिंपल सा रिलेशन दिया था उसमें, ठीक है। थर्ड फैक्टर था स्टेरिक हिंड्रेंस का। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, रिपल्शन होती हैं। मैं तुम्हें उस दिन भी बता रहा था, शायद एक दिन पहले या 2 दिन पहले, कि जब लड़ाई होती है दो एटम्स के बीच में, लड़ाई का मतलब रिपल्शन। उस लड़ाई को खत्म करने का क्या तरीका है, लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका होता है भाई, जो 2 बंदे लड़ रहे हैं उनको अलग अलग कर दो। अगर उनको साथ रखोगे तो वो लड़ते रहेंगे। जैसे मान लो 2 बंदों की लड़ाई होगी, अगर वो एक दूसरे के आमने सामने हैं तो बोलचाल चलता रहेगा। खत्म करने का एक ही तरीका है कि उनको अलग अलग कर दो एक बार, ठीक है। लड़ाई खत्म तो हो जाएगी, सुलझेगी या नहीं ये पता नहीं, खत्म तो एक बार हो जाएगी। तो आपने भी यही करना है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रिपल्शंस।
रिपल्शंस को कम करने का क्या तरीका होता है? मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाओ। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, तो एटम्स दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर होने से लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, यही बता रहे हैं। तो आप लिखोगे ग्रेटर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस between bonded atoms, comma, greater is the lengthening of bond. Greater is the lengthening of bond. लास्ट पॉइंट आ गया जी आज के लिए, ये खत्म हो गया कोवलेंट रेडियन का काम। आयनिक रेडियन में कुछ नहीं, मतलब मैंने छुड़वाया, सब कुछ बता दिया। वेंट्रवाल में कुछ नहीं छुड़वाया, सब कुछ बता दिया। लास्ट हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 2 आ गया, 3 आ गया, देखना डी ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद एटॉमिक रेडियस खत्म हो जाएगा, शायद 1-2 पॉइंट और बनेंगे, पर वो मैं आपको कल करवाऊंगा, मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ अभी, ठीक है। तो पढ़ा हुआ है आप सबने, कुछ नया नहीं है ये। कहाँ पढ़ा था? बीएससी में पढ़ा था, 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था, इनऑर्गेनिक में पहला वाला चैप्टर में डी ब्लॉक किया। क्या पढ़ रहे थे आप वहां पे? मैं एक बार 3D सीरीज कंसीडर कर रहा हूँ। तो सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड क्रिकेटर, मैन ऑफ द मैच फॉर कंट्री, नॉट फॉर कजन, 21 से लेके 30। डी ब्लॉक को हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। स्कैंडियम से क्रोमियम साइज क्या होगा? डिक्रीज। या ये बोल देते होते हैं या ये बोल देते होते हैं, ठीक है। या तो कहते हैं भी लगभग सेम ही है, वो जैसे वही करोड़पति वाली बात, भी कोई बंदा करोड़पति है, 1000-2000 चले भी गए तो वो बोलेगा मेरे पास करोड़ ही पड़ेगा। डिक्रीज इतना कम हो रहा है, हम कंसीडर नहीं करते, और अगर कंसीडर कर लेंगे डिक्रीज, सही है। कॉपर से जिंक क्या होता है? इंक्रीज, ठीक है। क्यों? यहां लिखोगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, बैलेंस्ड बाय न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, डोमिनेट्स इलेक्ट्रॉन एडिशन। डी ब्लॉक में क्या होता है, हम सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं डी ऑर्बिटल में, तो हमें ये लगता है कि सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देंगे बारी बारी, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हो। पर शुरू वाले एलिमेंट्स में तो ऐसा नहीं होता, शुरू में 5 डी ऑर्बिटल खाली हैं, आप पहला इलेक्ट्रॉन दे रहे हो पहले ऑर्बिटल में, फिर दूसरा दे रहे हो दूसरे ऑर्बिटल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में आए, तो रिपल्शन तो होगी नहीं। रिपल्शन नहीं होगी तो कौन डोमिनेट करेगा? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होता है, सही है। इसके बाद क्या होगा? क्रोमियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन आती है? 3d5-4s1, फिर मैंगनीज में आती है 3d5-4s2, उसके बाद आयरन में आती है 3d6, मतलब डी में पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई। पेयरिंग से क्या होगा? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते, रिपल्शंस इंक्रीज होगी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो गई, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी आ गए। बोथ ऑलमोस्ट काउंटर बैलेंस ईच अदर। न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं वो इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पे कह रहे हैं साइज डिक्रीज करो, लेकिन रिपल्शंस क्या बोलती हैं? रिपल्शंस को खत्म करने का एक ही तरीका है, दूर दूर हो जाओ। तो रिपल्शंस चाहती हैं साइज इंक्रीज हो,
लेकिन न्यूक्लियर चार्ज चाहता है साइज डिक्रीज हो। दोनों फैक्टर एक दूसरे को एक ऑलमोस्ट बैलेंस कर देंगे, तो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लास्ट में क्या होता है कॉपर जिंक के लिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस डोमिनेट्स इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, इस वजह से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। और ये 3D के लिए भी बोल रहा हूं मैं, 4D में भी यही काम करेगा, 5D में भी यही काम करेगा। इसलिए मैंने आपको हेडिंग में ट्रांजिशन एलिमेंट लिखवाया, 3D सीरीज में लिखवाया, तीनों के लिए सेम है। एग्जांपल मैंने 3D का लिया तो वो आपके पास लिख लोगे, इसमें एक और चीज लिख लेना। अभी मैंने सिर्फ अलोंग द पीरियड की बात की है, अलोंग द ग्रुप की बात की, टॉप टू बॉटम बात नहीं हुई अभी, वो कल ही करेंगे, ठीक है।